नमस्कार, इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम उपाध्याय। चुनाव सिर पे है और विवाद के दौर भी चल रहे हैं। एक के बाद एक लगातार विवाद सामने आ रहे हैं या यूं कहिए विपक्ष इनको मुद्दा बना रहा है। पहले सीएए का, फिर चुनावी फंड को लेकर और अब जो है इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने बड़े दावे किए हैं। विपक्ष का कहना है कि सीएए धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने के लिए लाया गया है, तो इलेक्शन फंड को मैनेज इस तरह से किया गया है कि सबसे ज्यादा धन भारतीय जनता पार्टी को मिले और इसके लिए ईडी और सीबीआई को इसका इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही आज यह भी बात सामने आई है कि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल में शामिल नहीं किया गया है, जो कि गलत है। विपक्ष के अनुसार ये गलत है। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी तीनों विवादों पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्र तिवारी जी हैं, जो हिंदुस्तान समाचार के संपादक हैं। जितेंद्र जी, चुनाव तो वैसे भी वाद और विवाद का विषय रहा है। लगातार सरकार पे हमले होते रहे हैं, लेकिन ये तीन जो मुद्दे हैं जरा गंभीर किस्म के मामले हैं। एक एक करके तीनों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आज जो खबर सामने आई है कि दो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की गई है उसमें सरकार ने प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या किसी जुडिशरी डिपार्टमेंट से किसी भी एक बड़े जज को इस पैनल में शामिल नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि यह पैनल में कोई जरूरी नहीं है कि कोई जस्टिस ही शामिल हो तभी उसको कहा जाएगा कि ये इम्पार्शियल है। ये एक प्रक्रिया है जो ऐसे भी पूरी की जा सकती है। आप क्या कहेंगे? विक्रम जी, आपने कहा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मुद्दे, जी तो क्या आपको लगता है कि चुनावों की घोषणा के बाद कोई तात्कालिक मुद्दा पेनिट्रेट हो सकता है लोगों के बीच में? सबसे बड़ी सवाल है कि आप अब युद्ध के मुहाने पे हैं। आपकी अब तक सारी सेना सज जानी चाहिए थी, स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए थी। अब आप जब इलेक्शन घोषित हो गया तो आप ये जो तात्कालिक अभी मुद्दे आए हैं, इसको लोगों तक पेनिट्रेट करने में टाइम लगता है। आप जब से आए 5 साल की सरकार हुई, ढेरों मुद्दे आप लेके आए, लेकिन अब तक अभी 3 दिन पहले आपने ईवीएम का मुद्दा खड़ा कर दिया। जी अरे भाई, अगर आपको ईवीएम ही से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने थे तो 5 साल से उसी को मुद्दा बनाते, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते, उसके लिए न्याय यात्रा निकालते, उसके लिए ईवीएम से वोट नहीं कराएंगे। लेकिन आप जब चुनाव घोषित हो गया तो पहले आप ईवीएम लाए, अब आप उसके बाद आज ये विषय लाए हैं कि साहब चुनाव आयोग की नियुक्ति में संवैधानिक एक आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं रखा। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को रखा जाना ये कोई संवैधानिक बाध्यता है क्या? ऐसा संविधान में लिखा है कि उनको रखा ही जाना चाहिए। एक पैनल बनता है, सरकार तय करती है, और अब तो फिर भी थोड़ी पारदर्शिता है कि विपक्ष के लोगों को रखा और उनको चुनाव जीवी आपको ध्यान होगा टीएन सेशन के बाद कुछ चुनाव आयोग में दम आया है। जी इससे पहले तो जिसको सत्ता चाहती थी वो चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन इन दोनों चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति हुई उसमें विपक्ष के नेता को शामिल किया गया। हालांकि नहीं, उन्होंने भी बाहर निकल के यही कहा कि ये जो पैनल बना है या जिन लोगों के नामों की चर्चा हुई है, पहले मुझे 15 नाम दिए गए थे, फिर मुझे बहुत कम नाम दिए गए हैं। तो हालांकि आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन ये नहीं कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। आज जब ये बात आ रही है, सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा जो निर्णय रहा है पैनल बनाने का या चुनाव आयुक्तों को चुनने का, ये कोई किसी सोच के तहत या किसी एजेंडे के तहत किया गया है। देखिए, चुनाव घोषित होने थे लंबे समय से, एक चुनाव आयुक्त चल रहे थे, जी जी एक रिटायर हो गए थे, दूसरों ने अचानक अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे जी दिया। बिल्कुल, हाँ। अगर वो 2 चुनाव आयुक्त भी रहते, जी तो ये तत्काल में निर्णय शायद नहीं लेना पड़ता। अगर 2 जी चुनाव आयुक्त रहते हैं तो चुनाव हो जाते। बिल्कुल। दूसरे इसके इस्तीफे के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्णय करने जी पड़े। जी और जहाँ तक जुडिशरी की बात है, तो मैं ये नहीं कहना चाहिए कोई कन्फ्रंटेशन है। जी लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें जुडिशरी कह देती है कि इसमें अभी सरकार का रोल नहीं है। जी खासकर कुछ जजों के नाम पैनल बना के भेजने में उनका काम है, सरकार नियुक्त करती है। लेकिन ठीक वैसे ही पैनल सरकार ने बनाया, आपको विपक्ष के नेता को बुलाया, आपने कह दिया इतना समय नहीं था, तो तत्काल कोई निर्णय किया। मैं नहीं समझता, देखिए चुनाव जनता लड़ाएगी। जी और मैं फिर आपको कहूँ कि एक बात सीधी-सीधी है कि चुनाव के बीच में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, ये लोगों के पास कोई मैं ये ये चुनावी मुद्दा मुद्दा नहीं नहीं है। बन पाएगा। इसको इसको इसलिए इसलिए हाँ। ये फ्यूज़ हो जाएँगे, जी ये जी आप इसमें समय नष्ट यानी कर रहे इसको हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना इस पे कोई हाँ, बड़ी कोई बात नहीं बहुत है, इसका कोई लाभ कोई नहीं लाभ मिला। नहीं है। और आगे आपको मैं बताऊँगा कि इससे पहले कब-कब हुआ। आप जी देखिए, आप जो
संवैधानिक संस्थाओं वाली बात करते हैं, आज जी, जो जी। कह रहे हैं यार इमरजेंसी के तुरंत बाद 2.5 साल दूसरी सरकार आई, फिर इंदिरा जी पूरे बहुमत में आ गई थी। जी, बिल्कुल। तो क्या इमरजेंसी में सारी संस्थाएँ ध्वस्त नहीं कर दी गई थी? बिल्कुल, बिल्कुल सब तो पे ताला लोग लगा दिया गया ले था। जब जब आपने इमरजेंसी लगाई, लोगों को जेल में ठूस दिया और जी। आपकी सत्ता पलट गई और हुँ। 2.5 साल हुए नहीं जी, जी। कि जनता ने आपको फिर से सर माथे पे बिठा बिल्कुल, लिया। तो बिल्कुल। ये सत्ता को थोड़े समय के लिए कुछ ना कुछ करना, ये कोई इससे जनता बहुत प्रभावित नहीं होती। इलेक्शन बॉन्ड को लेके भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदे दिए, जिनका बिज़नेस ही नहीं है या जो लाभ में नहीं है। इसके अलावा कुछ कंपनियों की ऐसी सूची भी जारी की गई है विपक्ष के द्वारा, जिनके बारे में कहा गया है कि पहले इनके खिलाफ ईडी या सीबीआई की इंक्वायरी चली और उसके बाद जो है इन्होंने बहुत करोड़ रुपए चंदे दिए। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण देखने के हैं जहाँ विपक्ष के लोगों को भी काफ़ी पैसे मिले हैं। तो क्या ये चुनावी बॉन्ड के नाम पर कोई विरोध खड़ा करना या कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना, क्या विपक्ष को कोई फ़ायदा देगा? अ, मैं समझता हूँ कि ये एक निश्चित रूप से थोड़ा-सा एक विषय है जो लोगों को ध्यान में आता है कि भाई जी, क्या बात है? जी, क्योंकि चुनावी चंदा तो बड़े लेवल पर चल रहा था जी, और तब तो 2 नंबर का चलता था। भारतीय जनता पार्टी आई और उसने एक सरकार ने बॉन्ड तो निकाले। जी। अब उस पहले तो क्या होता था, अब आप देने कहते वाले का नाम पहले सामने पहले है। आप हाँ, हाँ। कहते थे टाटा ने दिया, बिरला ने दिया, अंबानी ने दिया, अडानी ने दिया या बड़े औद्योगिक समूहों ने दिया। अब आपने देखा कि बड़े औद्योगिक समूहों का नाम नहीं आया तो अब समस्या हो रही है कि अडानी अंबानी का तो नाम है नहीं। तो ये आप कह सकते हैं कि विपक्ष को एक निराशा हुई जिसमें अडानी अंबानी का जिनका तो नाम ना नाम है देके नहीं। तो उनका जो अब वो एक अब वो दूसरा ढूँढ रहे हैं कि साहब जिन जो अडानी अंबानी दिया नहीं, ये छोटे-छोटे छुटभइये कहाँ से आए? हो सकता है कुछ के लोगों के शेल कंपनियाँ होंगी। कई लोग सरकार देखिए इसमें बहुत साफ सीधी-सी बात है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ साहब कहूँ, सत्ता या राजनीतिक दल कोई फ्री में नहीं चलते, धर्मार्थ नहीं चलते। निश्चित तौर पे उसमें बहुत लोगों को जो लाभ पहुँचाते हैं आप, वो लाभ पहुँचाने के भिन्न-भिन्न माध्यम ढूँढते हैं। जी, अब वो खुले तौर पर किसी राजनीतिक दल को सीधा-सीधा पैसा नहीं देते। जी। अपना नाम नहीं आने आपने देखिए सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही गए तो फिक्की, एसोचैम ये लोग सीआईआई चले, हाँ, सीआईआई चले गए कि भैया हम हमारे लोगों के हित देखिए, हमने अगर पता चल गया हमने सिर्फ बीजेपी को दिया, कांग्रेस तो को नहीं हमारे दिया, खिलाफ तो हम और जगह कोई जो कोई है बदले की देखिए कार्रवाई हो बिल्कुल सकती होगी। है। तो देखिए चंदा कोई ज़बरदस्ती लूटा नहीं गया, दिया है। अब वो किस माध्यम से दिया ये कंट्रोवर्सी ज़रूर मैं होगी। अमित शाह के एक बयान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। उनका कहना है कि चुनाव बॉन्ड से लगभग जो है 20,000 करोड़ रुपए के चंदे दिए गए। उसमें से 6,000 उसमें से करोड़ केवल बीजेपी 6,000 बीजेपी हाँ, 6,000 करोड़ बाकी रुपए 14 बीजेपी बाकी दलों पे हैं बाकी 14,000 अगर विपक्ष को मिले हैं, तो ये आरोप कहाँ तक टिकेगा कि कि ये सिर्फ सीबीआई हमारा और सीबीआई सीबीआई और यही ईडी कह के रहे हैं। लिए। भाई हाँ, आप अगर ये कहते हैं जी, कि 6,000 मतलब टोटल चंदा करीब 14,000 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ तक गया जी, है। जी। उसमें से 6,000 करोड़ सत्तारूढ़ दल को है, यानी 1/4 कहिए आप, जी, बिल्कुल। थोड़ा ज़्यादा से जी, आप जी, जी। उसको 1/3 कह पर लीजिए बस, आपको हाँ। आखिर कांग्रेस को कौन दे रहा था? तृणमूल कांग्रेस को कौन दे रहा है? इवन आरजेडी को मिला है, बाकी दलों को भैया जब सब दलों को कुछ ना कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला है, तो जो हुँ। भाजपा को मिला है वही नकली है। जी, जी। आपके सारे जो है ईमानदार हैं। हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है, सब दलों को जो पैसा देने वाले हैं वो आइडेंटिटी अपनी छुपाते हैं। हाँ, इवन हाँ। कांग्रेस को भी जिन लोगों ने दिया है वो भी नहीं चाहता है कि मेरी आइडेंटिटी सामने आए। इसमें सिर्फ़ एक सवाल और आपसे पूछूँगा, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उनका कहना है कि ये ठीक है कि चुनावी बॉन्ड स्कीम्स जो है ना 100% जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है या 100% परफेक्ट नहीं है। ट्रांसपेरेंट तो 100% है, 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन तब तक के लिए जब तक कि कोई और व्यवस्था लागू नहीं होती, चुनावी बॉन्ड ही सबसे बढ़िया तरीका है चुनावी चंदे के लेने के लिए। तो क्या ये बहस अब यहीं पे रुक जाना चाहिए? नहीं, ये मुझे लगता है चलेगी, चुनाव में तो भी चलेगी और बाद में भी चलनी चाहिए। बात ये है कि धीरे-धीरे करके चुनाव इतने ज़्यादा महँगे हो गए हैं जी, कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। यानी कि आप एक प्रधान से लेके समझिए और लोकसभा चुनाव में आप समझिए 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक चुनाव में पैसे खर्च होते हैं बिल्कुल। और भी ज़्यादा होते हैं। जी। भले ही चुनाव आयोग कहे कि इतने में खर्च कर लो, वो हाँ, होता इसकी नहीं है। सीमा बहुत कम तो रखी है लेकिन उसमें लोग जो जैसे पहले ज़बरदस्ती करते थे, जी, उसके बजाय पार्टियाँ चंदा इकट्ठा कर रही हैं और अपने कैंडिडेट को लड़ा रही हैं। ये एक बेहतर विकल्प है। जी, पहले जी। क्या होता था कि आपने मुझे अगर चंदा नहीं दिया मेरे हाँ, क्षेत्र में हाँ, होते हाँ, हुए, हाँ। तो आपका संस्थान कितना भी अच्छा हो, सांसद जीतने के बाद आपके संस्थान की ऐसी-तैसी कर देता था। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। पार्टी लड़ा रही है। अब अंतिम मुद्दे पे आते हैं सीएए। इसको लेके भी काफ़ी विवाद चल रहा है। ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक़्त इसको लाने का क्या औचित्य है, जबकि आप पहले भी ला सकते थे या इसके बाद भी ला सकते थे।
इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ दिखता है आपको? कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पहले जो कंट्रोवर्सी कर रहे थे वो अब भी कर रहे हैं। जी, सीएए के नाम पर यहाँ शाहीन बाग हुआ था। जी, सीएए के नाम पे पूरा देश में तमाशा हुआ था। उस जी, समय बड़ी बहस खड़ी हुई थी जी, और तब से लेके आज तक जी, जी, बीजेपी के ओर से और अमित शाह जी जो गृह मंत्री उनकी ओर से कमिटमेंट था कि हम सीएए लाएंगे, हम सीएए लाएंगे और हम सीएए लाएंगे। अगर सीएए उनका एक मुद्दा है तो वो इस चुनाव में जनता के बीच क्यों नहीं जाना चाहिए, जी, उस पर बहस क्यों नहीं खड़ी होनी जी, चाहिए जी, कि आखिर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन जो जिनको वहां धार्मिक रूप से पीड़ित किया गया है, सिर्फ उस कारण से वो देश छोड़ के आए और 2014 से पहले आए हैं। जी, वो यहाँ उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो बेचारे शरणार्थी का रूपन जीवन जी रहे हैं, उनको हुँ, आप वापस भी नहीं भेज सकते। और कब आए हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जी, जी, और दलों की सरकार जी, थी। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि वो अपना उनका एक कम से कम सम्मानजनक जिए जिएँ, उनको नागरिकता मिल जाए क्योंकि हुँ, और इसमें साफ बार-बार कहा जा रहा है किसी का कोई जो भारत में कोई भी मुस्लिम या कोई भी है, उसकी नागरिकता लेने का कोई विषय नहीं है। इसमें एक पहलू है जितेंद्र जी, कि इस सीएए के ज़रिए कुछ हज़ार या कुछ लाख लोगों को ही नागरिकता मिली है, बस जबकि डराया ये कह के जा रहा है कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ़गानिस्तानी बढ़ जाएँगे, जबकि आपको मालूम है रोहिंग्या मुसलमान, सर बांग्लादेशी ये मुसलमान से भरे पड़े हैं। केजरीवाल जी मैं सीधा नाम लूँगा, केजरीवाल जी ने जो बयान दिया, जी, वास्तव में वो बहुत ही अपरिपक्व और निर्लज्ज है। जी, इस देश में 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए ये ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है बिल्कुल, बिल्कुल। कि त्रिपुरा से लेके बंबई तक और दिल्ली में भी हुँ, हुँ। रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसे हुए हैं। जी, उनको और वो वास्तव में वही जो चोरी लुटेरीगिरी वो कर रहे हैं, उनकी हुँ, बजाय आप मात्र मुट्ठी भर लाख, 1.5 लाख जो बेचारे आए हुए हैं और जी, यहाँ शांति से जीवन जी रहे हैं, आप सिर्फ़ उनको टारगेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हिंदू समाज से आते हैं। जी, जी, आपको मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा समझ में आती है जी, कि एक भ्रम पैदा कर रहे हैं और ये बूमरैंग करेगा। मुझे जी, ऐसा लगता है होना भी चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि मानवीयता के आधार पर जी, जी, हम जानते हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, खबरें लिखते हैं, पाकिस्तान में हिंदू समाज की और सिख समाज की महिलाओं और उनके पुरुषों के साथ कितने अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में वो उस देश की तरफ क्यों ना देखें जो उनका पैतृक देश है और जहाँ उनके लोग हैं। एक आखिरी टिप्पणी चाहूँगा इस तथ्य पे कि जब रोहिंग्या दिल्ली में आए, रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में आए, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सबको पानी, बिजली और राशन की व्यवस्था करने के लिए कहा और जब ये सीएए के ज़रिए कुछ लोगों को नागरिकता मिल रही है, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हमारे घरों में घुस जाएँगे, हमारे घर के आगे जो है रेहड़ी पटरी लगा के बैठ जाएँगे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं वही कहूँगा कि ये मैंने पहले ही आपसे कहा जी। कि ये बेहद अपरिपक्व और निर्लज्ज हुँ। बयान है एक मुख्यमंत्री का जिसने खुद और वो पोस्टर लगे हुए मैंने भी देखे हैं जी, रोहिंग्याओं के लिए जो शेल्टर लगाए जी। और रोहिंग्या कौन है? बर्मा से आए खदेड़े गए, मुसलमान हाँ। बांग्लादेश से खदेड़े गए और जिनकी प्रवृत्ति के कारण ही खरीदे गए कि वो हिंसक प्रवृत्ति के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसे रोहिंग्याओं को आप अपने यहाँ बसाते हैं और हुँ। पीड़ित लोगों को जो कि बेचारे सज्जन हैं जी, और जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड अब तक वो नहीं है। पिछले 20 साल से है नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। आप ऐसे लोगों को खदेड़ने की बात कहते हैं और कहते हैं कि इससे अराजकता पैदा हो जाएगी। यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के आने से अराजकता हो जाती है। यही केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था एम्स में सारे जो है बिहारी लोग इलाज करा के चले जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। उनको थोड़ा अपनी राजनीति पर एक चिंतन करना चाहिए। तो जब तक चुनाव चलते रहेंगे, विवाद का दौर भी चलता रहेगा, रोज़ नए कंट्रोवर्सी भी आएँगे और हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों के ज़रिए आपको उन विवादों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण, कुछ तथ्य और कुछ राय ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इलेक्शन मंत्र आप देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।